सिलसिला बहुत शुक्रिया। हल्का दानिश के इस इजलास में इस दफ़ा भी हमने हल्का दानिश में फ़िक्शन को अपने सामने रखा है कि हम अपने ज़माने के हमारे जो नुमाइंदा और नुमायाँ फ़िक्शन लिखने वाले हैं उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें और उनसे गुफ्तगू कर सकें, उनके तख्लीकी अमल के बारे में हम जान सकें कि वो कितना मुख्तलिफ है और किस तरह से वो उसमें शामिल होते हैं। आज हमने ये हमारा पहला प्रोग्राम है और इसमें हमने अली अकबर नातिक साहब से दरख्वास्त की थी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और ताकि हम उनसे उनका अफसाना भी सुनें और उनसे उनकी गुफ्तगू भी सुनें और उनके तख्लीकी अमल के बारे में कुछ बातचीत भी हो सके। अली अकबर नातिक हमारे ज़माने के एक बहुत अहम तख्लीक़कार हैं। मैंने तख्लीक़कार इसलिए कहा है क्योंकि जितनी मुरवज असनाफ हैं उन सब में वो लिखते हैं। उन्होंने आगाज़ तो नज़्म से किया था, शायरी से किया, लेकिन उसके बाद वो अफसाने की तरफ आए और बहुत आला दर्जे के अफसाने लिखे। फिर उन्होंने नौलखी कोठी के नाम से एक नावल भी लिखा। वो नावल भी हमारे यहाँ अदबी हलकों में बहुत ज़ेर बहस रहा और उस पर बहुत गुफ्तगू हुई। इनकी जो सबसे अहम खुसूसियत जिसके बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो नए इश्तिहारों की तलाश थी, जो इनकी नज़्म में हमें बहुत नज़र आती है। अमूमन एक जो हमारा उर्दू नज़्म का मंजरनामा है उसमें कुछ इश्तिहारे हैं जो तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे चिराग है या आईना है या ख्वाब है। इस तरह के कुछ इश्तिहारे हैं जो तकरीबन सब शायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बाद औक़ात कोई नया शायर ऐसा आता है जो अपने तख्लीकी तजर्बे से कुछ नए इश्तिहारे बरामद करता है। तो इनकी तरफ जब इनका पहला मजमूआ छपा, बल्कि उससे भी पहले जब ये कुछ हमारे अहम रसायल हैं जैसे दुनियाज़ाद है या आज है, जब इनकी नज़में इनकी अफसाने छपे तो जो बहुत संजीदा पढ़ने लिखने वाले हैं, अदब को बहुत गहराई से देखने वाले हैं, वो इनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। और फिर जब इनके नज़मों के मजमूए शाया हुए तो उस पर गुफ्तगू आगाज़ हुई और उस गुफ्तगू का मरकज़ी नुक्ता ये था कि एक नया शायर आया है जो अपने नए इश्तिहारों के ज़रिए से एक नई दुनिया को दरियाफ्त करने की या जानने की या समझने की कोशिश कर रहा है। बाद में इनके अफसाने इन्होंने यहाँ लाहौर के अदबी हलकों में भी वो अपने अफसाने तनकीद के लिए पेश हुए और उस पर हमेशा ही बहुत मुस्बत गुफ्तगू हुई। जो चीज़ इनके अफसानों के हवाले से निकल के ज़्यादा नुमायाँ हुई वो ये थी कि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपनी मकामी सकाफ़त से इस्तिफ़ादा करते हैं और उसको उसमें से अपने तख्लीकी तजर्बे को बरामद करने की कोशिश करते हैं। तो इनके यहाँ लफ्ज़ियात की सतह पर, डिक्शन की सतह पर भी और तसव्वुरात की सतह पर वो मकामियत हमें नज़र आती है जो कम अज़ कम फ़िक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िक्शन के लिए जो असल ताकत बनती है वो आपके माहौल का या आपका जो फ़ज़ा है या कल्चर जिसे हम कहते हैं, तो उस कल्चर से वो ताकत हासिल करता है। तो इनके फ़िक्शन की जो एक बड़ी अहम खसूसियत थी वो तसव्वुरात की सतह पर हो या किरदारों की सतह पर हो या डिक्शन की सतह पर, इन्होंने अपने कल्चर से बहुत क़ुव्वत हासिल की। तो हमारा आज की जो ये प्रोग्राम है इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा में हम नातिक साहब से उनका अफसाना सुनेंगे ताकि जो गुफ्तगू मैंने आपसे की है, गुफ्तगू तो हवा में उड़ जाती है लेकिन अफसाना आपके वजूद में यकीनन कुछ तब्दीली पैदा करेगा। तो वहाँ से हम आगाज़ करेंगे इनके अफसाने से, फिर फातिमा और ज़ाहिद हसन साहब इनसे एक मुकालमा करेंगे इनके तख्लीकी तजर्बे, इनके तख्लीकी अमल के हवाले से।
اور اس کے بعد آپ شریک ہو جائیں گے. آپ میں سے جس کے ذہن میں جو سوال ہوگا وہ بھی ان سے پوچھیں. اور آج ہم ان کے ساتھ ایک پور تعارف کے بعد یہاں سے جائیں گے. میں درخواست کرتا ہوں جناب علی ناطق صاحب سے کہ وہ اپنا افسانہ ہمیں سنائیں تاکہ ہم یہاں سے اس پروگرام کو آغاز کریں. میں کوئی ایسا افسانہ جو چھوٹا ہو وہ آپ کو بس ڈاکٹر صاحب میرے بہت محبوب ہیں اور سچ بتاؤں تو پہلی دفعہ میں انہوں نے دنیا دار کو بھیجی اور انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتاؤ شاید مجھے تسلیم کرنے کا جو ایک سیرا ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک افسانہ ہے مولوی کی کرامت. مولوی عبد الرحمن کے قصبے میں قدم رکھنے کے تیسرے دن بعد ہی یہ بات کھل گئی تھی کہ مولوی صاحب جلالی آتے ہیں. تحصیلدار کے لڑکے کو پڑھاتے ہوئے ایسے زور کا تھپڑ مارا بیچارے کا کان پھٹ گیا جس پر تحصیلدار کا 10,000 خرچ آیا. اور جب اس نے مولوی صاحب سے شکوہ کیا تو غریب کے سر پر عصا دے مارا. ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے لگا مگر اہل قصبہ نے بچ بچاؤ کرا دیا. لیکن اس بات کی خبر تو بعد میں ہوئی کہ حضرت صاحب کرامت بھی ہیں. پہلا واقعہ تو حاجی امانت کو پیش آیا جس کی حویلی مسجد کے پچھواڑے میں تھی. حویلی کے ایک حصے میں بھینسوں کا باڑا تھا جو کپاس کی سوکھی چھڑیوں سے باڑ کر کے گھرا گیا تھا. مولوی صاحب کے لیے روزانہ 1 کلو دودھ حاجی امانت کے ہاں سے جاتا. ایک روز حاجی صاحب کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور 2 دن تک رہی. ان 2 دنوں میں مولانا کو دودھ نہ گیا. شاگرد کو بھیجا تو وہ نامراد لوٹا. اب جو مولوی عبد الرحمن کو غصہ آیا تو منہ سے بددعا نکل گئی. کہنے لگے حاجی صاحب کے باڑے کو آگ لگ گئی تو پھر بیٹی دودھ کہاں سے پیے گی. اور اسی رات باڑے کو آگ نے لپٹ دیا. آگ اس تیزی سے پھیلی کہ بجھائے نہ بجھی اور حاجی صاحب کی 4 بھینسیں جل مریں. اس واقعے نے بہت سے لوگوں کو مولوی کی ولایت کا یقین دلا دیا سوائے رضا علی کے کہ وہ ہر معاملے میں شکی واقع ہوا تھا. اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ مولوی صاحب کے کسی شاگرد کی کارستانی ہے. مگر جب لوگوں نے اس کا منہ پھٹکارا تو وہ بے شرمی سے چپ ہو گیا. اب اس واقعے کو 2 ہی مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک اور غضب ہو گیا. جلال بخش کا چھوکرا پتنگ کے پیچھے دوڑتا آیا اور روا روی میں مولوی عبد الرحمن کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کے گھر والے سخت پردہ دار تھے. لونڈے کو چھت پر یوں دندناتے دیکھا تو مولویانی صاحبہ تو ہتھ پر پیٹنے لگی. ہائے یہ کم وقت ہماری بے آبروئی پر آمادہ ہے. مولوی صاحب نے آواز سنی تو کمرے سے صحن میں دوڑے. جو ہی لڑکے کو چھت پر دیکھا تو قلبوں میں جا لگی اور غصے سے جسم کانپنے لگا. عصا وہ ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی عصا تھامے سیڑھیاں چڑھتے گئے. ادھر بے حیا نے جلدی سے کنکوا پکڑا اور اگلی چھت پر کود گیا. اب حضرت صاحب کا غصہ 2 چند ہو گیا کہ ایک تو گھر والی بے پردہ ہوئی اور مجرم بھی صاحب بچ نکلا. بیچارگی کے عالم میں آپ بلند آواز میں بددعائیں دینے لگے. خدا کرے تیری ٹانگ ٹوٹے، او نامراد تیری آنکھیں پھوٹے، تو ہمیں بے آبرو کرنے نکلا، خدا تجھے بستر پر دراز کرے. لڑکا ایک کے بعد ایک چھت پھلانگتا گیا اور مولوی صاحب گالیاں دیتے گئے. اچانک ایک دیوار پر لوڑے کا پاؤں توازن کھو گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ رہا. گرتے ہی بائیں ٹانگ سے چٹاخ کی آواز آئی. مولوی صاحب نے برے کو انجام تک پہنچ دیکھا تو خوش ہو کر خضاب شدہ داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور نیچے اتر کر بخاری شریف کے باب الغسل کا مطالعہ شروع کر دیا. ادھر پورے محلے میں مولوی صاحب کی کرامات کی دھاک بیٹھ گئی. ہر فرض توبہ توبہ بول اٹھا. بہت لوگوں نے لڑکے کو مزید کوسنے دیے کہ کیوں اس نے ایک اللہ والے کے گھر نظر ڈالی. ان چھوٹے موٹے واقعات سے پچھلے 2 برسوں میں مولوی عبد الرحمن نے قصبے والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ عام مولوی نہیں ہے جسے کمی کمین سمجھ لیا جائے. وہ جان گیا تھا کہ صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے خدا نے ہمیشہ اس کا پورا ساتھ دیا. فخر کی شادی پر تو مولوی صاحب کی ولایت کی مور لگ گئی. ہر شخص سہم گیا. بعض تو انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے. پاس سے گزرنے والا ہر آدمی جھک کر سلام کیے بغیر نہ نکلتا کہ مولوی صاحب ناراض ہو کر بددعا نہ داغ دے. اگرچہ فخر کی سزا سخت تھی، مولوی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن دیکھا جائے تو مولانا حق بجانب تھے.
भला ये भी कोई बात थी कि पिछले 10 दिन से इस शादी के हंगामे ने पूरे मोहल्ले की नींदें हराम कर दी। रोज़ की आतिशबाजी और ढोल ताशों के शोर ने मुर्दों तक के कान नोच डाले। और तो और जुमा का खुतबा भी ना खुद सुना और ना किसी को सुनने दिया। बस यही बात थी जो इमाम की रंजीदगी का बायस हुई और दौरान खुतबा उनके मुंह से निकल गया, ढोल बंद न करना, दुल्हन चाहे रास्ते में ही रंडी हो जाए। बस ये कहना था कि हर तरफ सरासीमगी छा गई। अब किसकी जरूरत थी जो मौलवी साहब से रहम की अपील करता। तीसरे दिन बारात गई और वही हुआ जिसका अंदेशा था। वापसी पर दूल्हे का ट्रक की कार ट्रक ने कुचल दिया। फखर खान और ड्राइवर की एक साथ टांगें टूट गईं और दुल्हन 6 माह तक अस्पताल से बेड से जा लगी। बाद में पता चला कि मौलवी साहब ने बकौल उनके अपनी बददुआ में तखफीफ कर दी थी, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन एक बात जो पूरे कस्बे के लिए हैरानी का सबब थी वो ये कि मौलाना साहब की दुआ कभी कबूल ना हुई, बल्कि बाद उल्टा असर दिखाती। राना फारूक ने नमाज फजर के बाद मौलवी साहब से इस्तदा की कि उसके वालिद के लिए दुआ सेहत कर दें। राना फारूक साहब साहिब सरबत आदमी थे, लिहाजा मौलवी अब्दुर्रहमान ने जो गिड़गड़ा कर दुआ मांगना शुरू की तो आध घंटा तक खींच कर ले गए। और अभी दुआ खत्म न हुई थी कि राना का छोटा भाई अब्बा की मौत की खबर लेकर मस्जिद में पहुंच गया। इसी तरह एक दफ़ा अहले कस्बा के कहने पर मौला ने बारिश के लिए दुआ की, मगर ऐसा सूखा पड़ा कि खल्क़े खुदा तरा तरा पुकार उठी। खैर ये ऐसे वाक़यात नहीं थे जो मौलवी अब्दुर्रहमान के लिए किसी खराबी का बायस बनते और कस्बे वालों को बदगुमान करते। वैसे भी कस्बे की ज़्यादा आबादी नजरियाती सतह पर मौलाना की मवाफक थी। इसके अलावा 1-2 तंजीमों के साथ जो ताल्लुक़ था उसका इल्म भी कस्बे वालों को था। कुर्बानी की खालें और सालाना चंदे मौलवी साहब उनके लिए इकट्ठा करते थे। 1-2 लोगों ने एक दफ़ा चंदा ना देकर कुफर का इर्तिकाब भी किया, मगर जल्द ही जहादी तंजीमों के जोरे बाजू और मौलाना की नसीहत ने उन्हें सिरात मुस्तकीम पर दोबारा ला खड़ा किया। अच्छा। इसी तरह मौलाना ने पूरे कस्बे को 3 साल के अंदर दीन की सही तबलीग की, नमाज के फ़वाइद, जहाद की फजीलत और अल्लाह की राह में जान माल की कुर्बानी का तमाम फलसफा समझा दिया। यूँ कस्बे वाले और मौलवी साहब आपस में शीरो शकर हो गए और ज़िंदगी आराम से कटने लगी कि एक छोटे से वाक़े ने मौलवी साहब की सांस उखेड़ दी। हुआ ये कि ये वही राना फारूक जिसके बाद की दुआ सेहत मौलाना ने की थी, उसका घर ऐन मौलाना के सामने वाक़ था। कुछ दिन पहले कमबख्त न जाने कहाँ से एक बुलटरिया कुत्ता उठा लाया। उसने आते जाते मौलवी अब्दुर्रहमान पर भौंकना शुरू कर दिया। इधर मौलवी साहब में कुछ अरसे से वज़ादारी पैदा हो चली थी, क्योंकि मौलवी साहब के घर का तमाम खर्च यही राना फारूक साहब उठाते थे। लिहाजा कुत्ते को कुछ कहते हुए हया माने हो। बहुत दिन तक सब्र किया, लेकिन कुत्ते की बदमाशियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। अब भौंकने के साथ साथ वो नामराद मौलवी साहब की टांगों से भी टकराने लगा और कपड़े नापाक करके रख देता। इन्होंने कई दफ़ा सख्ती से और कई दफ़ा प्यार से सरजनश भी की, मगर कुत्ता था कि अपने धूम की तरह टेढ़ा सीधा होने में नहीं आता था। मौलाना साहब ने 1-2 दफ़ा राना फारूक से हल्की सी शिकायत भी की, मगर वो हंसकर टाल गए, जिस पर मौलवी को अपने आप पर शदीद गुस्सा आया कि काश उसने 3 साल तक राना फारूक की रोटियां ना खाई होती, और दिल ही दिल में हज़ार बद्दुआएं कुत्ते की मौत के लिए कर दी। 1-2 दफ़ा जुमे के खुतबे में भी मौलवी अब्दुर्रहमान ने कुत्ते की निजासत के सिलसिले में ज़ोरदार तकरीर की और कहा जिस घर में यह नापाक जानवर हो वहाँ फरिश्तों का गुजर नहीं होता, मगर राना फारूक पर कोई असर न हुआ। 2 महीने तक मौलवी साहब मुसलसल दिल ही दिल में रोज़ाना हर नमाज के बाद बद्दुआएं करते रहे, मगर कोई नतीजा न निकला। उल्टा कुत्ते ने एक और काम शुरू कर दिया कि जब भी मौलाना साहब अजान देना शुरू करते कुत्ता भौंकना शुरू कर देता। ये बात पहले से भी ज़्यादा तशवीशनाक थी। दूसरी तशवीश मौलवी साहब को ये लायक हुई कि आखिर उनकी बद्दुआएं क्यों बेअसर जा रही हैं। इन बातों की वजह से मौलवी साहब की तबीयत में पिछले कई दिनों से एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। बात बात पर लोगों को डांटते और शागिर्दों की तो गोया जान का आज़ाब हो गया। इधर किसी ने एक ज़ेर ज़बर की गलती की नहीं कि बेचारे को उधेड़ कर रख दिया। आज कुत्ते को मौलवी साहब के पड़ोस में आए 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में मौलवी अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी का सारा लुत्फ़ गारत होकर रह गया। रामजादे ने एक जुब्बा और 2 शलवारें फाड़ी, कपड़े तो रोज़ाना ही पलीद करता था। जब चाहता घर में घुस आता, कई बर्तन नापाक किए। खैर ये सब कुछ तो गंवारा था, मगर ये कौन सी शराफत थी कि उधर मौलाना अजान को खड़े हुए, इधर यही भौंकने लगा। सब्र की आखिर हद होती है, और आज मौलवी साहब ने एक फैसला कर लिया था। मगरिब की नमाज से फारूक होकर जैसे ही मौलवी अब्दुर्रहमान घर लौटे,
गुलटरिया मौलाना की टांगों की तरफ भौंकता हुआ दौड़ा और दांतों से कपड़े खींचने लगा। आज मौलवी साहब ने बजाय मारने के उसे पचकारा और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में ले गए। मौलवियानी साहिबा ये देखकर दंग रह गई कि आखिर मौलवी साहब को क्या हुआ, जाने कुत्ते को कमरे में क्यों ले घुसे। उधर मौलवी अब्दुल रहमान ने कुत्ते समेत अंदर घुसते ही दरवाजे को कुंडी चढ़ा दी और लोहे का नोकदार सरिया पकड़ लिया तो कल निजामुद्दीन लोहार से बनवा कर लाए। जब गुलटरिया ने मौलवी के तेवर देखे तो वो भौंकता हुआ इधर उधर कोनों में दौड़ने लगा, लेकिन अब मौलवी साहब भी अपनी आई पर आए हुए थे, किसी तरह छोड़ने पर आमादा नहीं थे। अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया और कमरे की चीज़ें टूटने फूटने लगी। इसी दौड़ दड़प्पे और आपा धापी में कुत्ते को एक सरिया जा लगा, उसकी टांग से खून निकलने लगा। कुत्ता हर मुमकिन जान बचाने की फिक्र में था, लेकिन भागने को रास्ता नहीं मिल रहा था और मौत आंखों के सामने नाचने लगी। दूसरी तरफ मौलवियानी साहिबा बाहर खड़ी दरवाज़ा पीटने लगी। मोहल्ले वाले शोर तो सुन रहे थे, मगर घर में दाखिल होने की जरूरत किसी में नहीं थी, क्योंकि पर्दा बहुत सख्त था। अंदर जब कुत्ता निढाल हो चला और उसे अपनी मौत नजर आने लगी तो कमबख्त ने एक अजीब काम किया। एक भरपूर छलांग लगाकर सीधा मौलवी साहब की शहरा पर हमला कर दिया। मौलवी ने फौरन अपना बायां हाथ कुत्ते और अपनी गर्दन के दरमियान कर दिया। यूँ कुत्ते ने अपने दांत मौलवी साहब की बाईं कलाई में गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत से एकदम मौलवी की चीख निकली, लेकिन फिर फौरन ही दाएं हाथ से कुत्ते की कमर पकड़कर मौलवी अब्दुल रहमान ने अपने दांत कुत्ते की गर्दन में प्रवस्त कर दिए। यूँ मौलवी और कुत्ता पंजों और मुंह दोनों तरफ से मसरूफ हो गए और कमरे में एकदम खामोशी छा गई। बाहर मौलवानी साहबा ने जब इस तरह अचानक खामोशी देखी तो मजीद फिक्रमंद हुई, क्योंकि अगर कुत्ता मर गया था तो मौलवी साहब को दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। जब खामोशी ने तूल खींचा और दरवाज़ा भी न खुला तो बेचारी ने दो हाथ दरवाज़ा कूटना शुरू कर दिया और शोर मचाकर लोगों को पुकारने लगी। मौलवानी साहबा की पुकार पर बाहर खड़ा मजमा सैलाब की तरह अंदर आ गया और दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाजे के दूसरी तरफ मौलवी अब्दुल रहमान कुत्ते के साथ बुरी तरह उलझा हुआ था। उसकी बाईं कलाई कुत्ते के मुंह में थी, जबकि दाएं हाथ से मौलवी साहब ने कुत्ते को पकड़ रखा था और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ रखे थे। लिहाजा ना तो हाथों से दरवाज़ा खोल सकते थे और ना मुंह से बोल सकते थे। जब बाहर जब लोग दरवाज़ा खटखटा कर थक गए तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही एक होलनाक मंजर सामने था। लोग दम बखुद रह गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़कर मौलवी अब्दुल रहमान और कुत्ते को एक दूसरे से छुड़ाया। कुत्ता और मौलवी साहब एक दूसरे से अलग होने के बाद निडाल होकर गिर पड़े। मौलाना की कलाई और कुत्ते की गर्दन से खून जारी था। राना फारूक ने जल्दी से अपना कुत्ता उठाया और उसे एनिमल हॉस्पिटल ले गए। इधर मौलाना की कलाई पर मरहम पट्टी होने लगी। हादसे के चौथे दिन जब राना फारूक के कुत्ते के मरने की खबर फैली तो कस्बे में एक अजीब किस्म का खौफ फैल गया। गली गली में मौलवी साहब की जलालत के तज़किरे होने लगे। आओ भग दो चंद हो गई और ऐसी दाग बैठी कि फिर कस्बे में कोई फर्द मौलवी अब्दुल रहमान के सामने आंखें मिलाकर बात करने के काबिल न रहा। ये आपने कहानी सुन ली और उससे कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नातिक साहब किस हद तक ऐसे मौज़ूआत जो आमतौर पे लिखने वाले नहीं लिखते हैं। इत्फाक से ये कुत्ता किस नस्ल का था? ये जो कुत्ता होता है ये इसके बारे में ये है कि ये जिस चीज़ को जिसको भी पकड़ ले, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको जब तक वो बेआवाज़ ना हो जाए उसे उसकी आवाज़ निकलने नहीं देता। तो मेरा सवाल पहला है नातिक साहब से, वो ये है कि यहाँ एक हमारे और अफसाना निगार सीनियर बैठे हैं सैयद गुलजार हसनैन साहब, मैं और ये नातिक साहब इत्फाक से एक ही इलाके के हैं और गांव के हैं। बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जो लिखने वाले देखते हैं, उनके सामने होते हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सकते कि उन पे कोई बात करें, मतलब बात करने की जुर्रत नहीं करते, लिखना तो उससे आगे की बात है। कुछ वाक़यात होते हैं और कुछ ये जो वाक़या इस कहानी में है ये वैसे शादो नादर होता है कि बिल्कुल मुकाबल आ खड़ा हो एक बंदा भी। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप इतनी आसानी के साथ इतने मुश्किल मौज़ूआत को किस तरह ये नहीं अपनी कहानियों का मौजू बना देते हैं और फिर लिख भी डालते हैं, फिर
यहीं पे इक्तफा नहीं करते, उनको छुपा भी देते हैं। और फिर इस पे मज़े की बात यह है कि उसका यानी तर्जमा भी होता है और पूरी दुनिया में जाता है। अच्छा, पाने के बाद उसको पढ़ भी दे, यहाँ पढ़ भी दिया है जी। जाद साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बेसिकली चूँकि मैं गांव का हूँ और मैंने कभी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा नहीं, यानी मैं मैट्रिक के बाद एफए के बाद ये समझ लें कि मेरी सारी तालीम प्राइवेट, और वो भी ऐसे है कि कभी पढ़ना शुरू कर दिया, कभी छोड़ दिया, कभी फिर पढ़ना, जब इम्तहान का वक्त आया तो इम्तहान दे दिया, वरना फिरते रहे। वो कोई ऐसा कोई रेगुलर मेरा कोई नहीं है तालीम। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि मुताला मेरा बहुत ज़्यादा था और उसमें मेरे हाथ में किताब रहती थी अपने से, तो मैं काम काज मजदूरी वगैरह भी करता था और उसमें भी सारे वक्त में जब 10 मिनट भी मिलने तो किताब साथ होती थी, मैं उसको पढ़ना शुरू करता। ये जो वाक़या है, अभी तो मैं थोड़ा सा इसके मुताबिक बात कर दूँ। कसम वाले के जर्मनी के मेन इलाका है, तो वहाँ पे हमारे दोस्त रहते हैं, तो मैं वहाँ था और मेरी एज थी 7-8 साल 9 साल के लोग। वो आप रियासत अली खान 13 माड़ी है, तो वो बाग, आमों के बाग, और वो मैं अक्सर उधर। ये वाक़या बहीन ऐसे नहीं है। अच्छा, फिक्शन क्या होता है इस बारे में बात करें, लेकिन मैं एक वाक़या बता कि वहाँ का जो मौलवी था वो बहुत सख्त और क्रस्त किस्म का मौलवी था, और ये वाक़या वाक़तन हुआ है। और मौलवी साहब कुत्ता नहीं था, वो थी बिल्ली। अच्छा। लेकिन चूंकि अफसाने का तकाजा ये है कि बिल्ली में वो जुर्रत नहीं है कि पकड़ में ज़्यादा। और यकीन मानिए कि उसने बिल्ली की गर्दन वो चक से और वो वहीं पे मार दिया उसने। अल्लाह। और उसके बिल्ली ने उसके दांत इधर पंजे में साध दिए। तो मैंने फिर, अच्छा ये नहीं है कि मैं इस पर अफसाना लिखूंगा या कोई, जब वक्त काफ़ी दूर निकल जाता है, चीज़ें साफ हो जाती हैं, इंसान के नज़रियाती और मतलब बहुत सारी ज़िंदगी में वाक़यात जब होते हैं, उनको देखते देखते तो एक वक्त आता है कि उसके अंदर से खुद ब खुद चीज़ें तख्लीक की सतह पर वो, अच्छा वो ये कोई भी फिक्शन जो होता है वो जज्बाती नहीं होता। आप उसको बाकायदा इंतहाई सोच समझ के लाउड नहीं होना आपने, बहुत सारी गिर की खबर ना बन जाए, हादसा ना बन जाए, जज्बात न उभर के आ जाएं, तो बिल्कुल बेलाग। दीगर तख्लीककारों के हवाले से आप कह रहे हैं जी? दीगर तख्लीककारों के हवाले से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको बिल्कुल एक पुरसकून शख्स के तौर पर आपको समझ सोच के आपको बात करना होती है, आपने किसी तरह की अपने कमेंट्स नहीं अफसाने में। तो मैंने उसको मैंने कहा अच्छा चलो ये भी स्टोरी एक लिखते हैं। इसको 2-3 लोगों ने छापने से इनकार कर दिया, हत्ता कि नहायत दलेर अपने आप को समझने वाला अजमल कमाल, उसने इसको इनकार कर दिया कि भाई ये मैं नहीं छाप सकता, बाकी छाप। तो बात ये है कि मैंने एक चीज़ सोची है, वो ये है कि मैं अपनी कम से कम ज़िंदगी और मौत का मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। किसी वक्त भी आ जाएगी और किसी वक्त भी ना आएगी, ये कोई जाते जाते भी ऐसे फौत हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जब आपको खुदा अनायत कर रहा होता है तो आप अपनी बुज़दिली की वजह से, आप अपनी मुनाफकत की वजह से उसमें बेबरकती पैदा कर देते हो, सब चीज़ें आपसे छीन ली जाती। तो जो खुदा आपको दे रहा है आपका फ़र्ज़ है कि उसको आवाम तक पहुँचा। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इसलिए मैं किसी लगी लिखती का वैसे यानी हम तो ये चाहते हैं कि आप इसी तरह लिखते रहें और देर तक लिखते रहें, कोई ऐसा मसला या ऐसा वाक़या ना हो। एक सवाल फिर फातिमा साहब आपसे बात करेंगे कि मैंने आपकी कहानियाँ भी पढ़ी है और नावल भी पढ़ा, और एक दफ़ा फिर वो बात मैं दोहराता हूँ कि नावल जो है वो उसका सारा जो माहौल है वो भी उकाड़ा और उसका करबो जवार और सारी वहाँ के किरदार लिए इन्होंने,
مزہ تو ہوتا ہے ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں لیکن چلو جناب، یہ مجبوری ہے ہماری. اچھا اور یعنی جو کہانی میں اور بالکل ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ نئے استعاروں کے ساتھ نئی تشبیہات کے ساتھ اور نئے یعنی اس کے ساتھ سامنے آئی بالکل مختلف دوسری شاعری سے. لیکن یہ اکثر لکھنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. ممکن ہے آپ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دیں کہ میں نے آپ کا ناول بھی پڑھا اور بہت ساری کہانیاں بھی پڑھی. مثلاً اسی قائم دین کی جو پہلی کہانی ہے وہ بھی شاید پارٹیشن کا ایک واقعہ ہے, ایک سکھ جہاں رہ جاتا ہے اور بڑی زبردست ہے. اسی طرح وہ شاہ مدار کی بازے پہ. لیکن ناول میں مطلب مجھے اپنے طور پہ یہ میری ہو سکتی ہے کامیابی ہو سکتی ہے کہ جو کہانی کے اندر آپ کی ایک پکڑ یا گرفت ہے یا جس طرح آپ اس کو بنتے ہیں وہ ناول میں مجھے دلیری سے بات کہتے ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا ایک تہذیبی سا مقابلہ آپ کو بھی یہ لگا یا یہ خیر میرا ہی خیال ہے؟ دیکھیے آزاد صاحب, پہلی بات تو یہ کہ ناول جو ہوتا ہے اور افسانہ ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ جب بھی کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ 3-4 صفحوں میں نے ختم کر دیں اور آپ اس کے لیے دماغ کی اس نفسیاتی کیفیت کو اسی تک لمٹ رکھ کے تو چلتے ہیں. ناول جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ناول کے لیے اپنا دماغ سیٹ کرنا پڑتا ہے, اپنی چیزیں بنانا پڑتی ہیں. ایک کہانی کے لیے فوکس ایک جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے. آپ نے ایک کہانی چل رہی ہے اور آپ نے وہیں پہ فوکس رکھنا ہے اور اس کے ادھر ادھر نہیں ہونا. بلکہ اب تو ہمارے کئی ماشاء اللہ افسانہ نگار بھی ادھر کی بات کلکتے کی بنارس کو لے جاتے ہیں تو وہ کہانی میں آپ نے ڈیٹریکٹ نہیں ہونا, چیزوں کو وہیں رکھنا. ناول کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو, ایک پوری دنیا بسائی ہوتی ہے آپ نے اور اس دنیا کو آپ نے لے کے چلنا ہے. کرداروں کو ہر کردار کے ساتھ آپ نے ویسا ہی انصاف کرنا ہے جیسا آپ اپنے مرکزی کردار کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ناول میں میرے خیال میں مجھے آج تک جہاں پہ بھی ناول کے بارے میں جو ریویو آئے ہیں وہ آپ کے بالکل متضاد آئے ہیں. لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کی کہانیاں بس جو ہے نا جیسے لوگوں کے افسانے جو ہوتے ہیں اچھے افسانہ نگاروں کے ویسے افسانے ہیں, لیکن ناول جو آپ کا ہے اس کی جو پاور اور جو گرفت ہے وہ بہت زیادہ. اور یہ ناول جو ہے یہ پچھلے 3 مہینے میں 3 ایڈیشن نکلے ہیں اسی کے, یعنی اس قدر ریلیز کیا گیا اور بہت پڑھا گیا. ابھی اس کو امریکہ پینگوئن بھی چھاپ رہا ہے اور انڈیا پینگوئن بھی چھاپ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہانیوں میں 4 کردار مین کردار مرکزی چل رہے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں, بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, تقسیم ہو رہی ہے, زمینیں چل رہی ہیں, فسادات چل رہے ہیں. تو اس کے اندر مجھے نہیں سمجھ کہ آپ نے کیسے وہ کیا ہے. نہیں میں اپنے یعنی اس پہ ظاہر ہے عوام الناس نے مجھے اس میں زیادہ, لیکن دوسروں میں بھی خدا کا شکر ہے کہ میری کوئی چیز ان میں سے لوگوں نے ناپسند نہیں کی. نہیں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک بات جو کیونکہ ہمارے یہاں بہت طالب علم بھی بیٹھے ہیں جو زیادہ تر فکشن پڑھتے ہیں, کریٹو رائٹنگ پڑھتے ہیں, میں ایک سوال ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں, جب لکھتے ہیں تو جو کہانی آپ کی ہوتی ہے, جو جگہ ہے اور جو واقعات ہیں, وہ بس لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا کافی عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا تھوڑا لکھتے رہتے ہیں اور پھر طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنے صفحے لکھوں گا اور اتنے عرصے میں یہ اس کو مکمل, یعنی آپ کا طریقہ کار کیا ہے لکھنے کا؟ یہ کہانیوں میں بھی شاعری تو ظاہر ہے آپ کہیں جا رہے ہیں کچھ ایک کاغذ پہ لکھ لیا, لیکن یہ جو خاص طور پہ ناول ہے اس کے لیے تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی کردار جو ہے جس کو آپ نے دوسرے کے ساتھ ملایا ہے یا وہ چلا دین پور سے ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ تو آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کسی اور جگہ سے آیا ہے. مطلب بہت زیادہ باریکی کے ساتھ وہ کام کرنا پڑتا ہے.
تو کیا یعنی آپ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں اپنا تخلیقی جو آپ کا عمل ہے وہ؟ شکریہ رضا صاحب. اول تو میں یہ بتا دوں کہ میں کیجول آدمی ہوں ہر چیز میں کسی بھی چیز میں کوئی ایک منظم ایک بڑا جو ہوتا ہے نا کہ اس کو ٹائی باندھی گیا ہے، اس میں کپ رکھا ہے اور اس میں شروع کیا اور اتنا کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ کسی آرٹسٹ کا کام نہیں ہے، نہ اس سے ہو پاتا ہے. آرٹسٹ کی زندگی ویسے ہی بے ترتیبی کی شکار ہوتی ہے. وہ ان چیزوں سے مطلب اس کا حسن بھی یہی ہے، وہ وہی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا. دوسری بات یہ میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سکھاتے ہیں کریٹو رائٹنگ. میں بھی ادھر کلاسیں لے رہا ہوں، فی الحال کنویر صاحب بھی یہاں پہ لے رہے ہیں، زاد صاحب بھی لے رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کریٹو رائٹنگ میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ افسانے کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ان چیزوں کو خیال کریں اور کوشش کریں کہ اس طریقے سے آپ اپنی کوئی چیز بنا لیں. لیکن سچ پوچھیں تو یہ بنی ہوئی چیز کو تو درست کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ بنانے پہ قادر نہیں ہوتے. یہ انسان کے اندر کوئی ایک فطری، ہر لفظ کے اندر اس کی ایک پوری نفسیات چھپی ہوتی ہے، اور ہر لفظ سیکھنے والے کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اس کی لاکھوں جہتیں ہیں، اس کے لاکھوں عوامل ہیں. ان کو آپ کسی کے دل میں جب لفظ کو ڈالتے ہیں تو وہ کسی قانون، قاعدے اور کلیے کے مطابق نہیں ڈالتے. اس کے پیچھے ایک انسانیت کا جذبہ ہے، خلوص کا جذبہ، ایک تاریخ، ایک جغرافیہ، ایک اپنی گزاری ہوئی زندگی، ایک انسانوں کی دیکھی ہوئی زندگی، ایک صبح و شام کا تصور جو اس نے نوٹ کیا ہے، وہ کہاں گھوما ہے، کہاں گیا ہے، کن لوگوں سے اس کو اذیتیں آئی ہیں، کن لوگوں کو اس نے اذیتیں دی ہیں. وہ پورا ایک زندگی کا ایک پورا فلسفہ تیار ہوتا ہے تو وہ بندہ بنتا ہے، افسانہ نگار بنتا ہے یا ناولسٹ بنتا ہے. تو وہ اصل میں لفظ نہیں لکھ رہا ہوتا، وہ اپنے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے اس کے اندر رکھ رہا ہوتا ہے اس کہانی کے اندر. تو سمجھنے والا جو ہے، جو رائٹنگ کو دیکھنے والا ہے، وہ اس طرح سے لکھے تو وہ ایک عام درجے کا افسانہ لکھ لے گا. ہو سکتا ہے لکھ لے، اچھا بھی لکھ لے، لیکن مسلسل اچھا لکھے، مسلسل بڑی چیز لکھے، یہ ایک رائٹر کا، ایک جینوئن رائٹر کا ہی کام ہے جو اس طریقے سے وہ لکھ پاتا ہے. اب رہی یہ ناول کی بات، ناول جب میں نے کم از کم 300 پیج لکھ لیا تھا تو میں شدید طریقے سے بیمار ہو گیا تھا، اور میں بہت ہی آپ یہ سمجھنے کے فوت ہونے کے قریب تھا. میں نے سوچا کہ یہ نامکمل رہ جائے گا، اور میں فوت ہو گیا تو یہ سارا کام اور میں نے تو دوستوں کو بتایا بھی. تو وہاں ایک لڑکا تھا، اس کو میں کاغذ قلم دے کے 100 آپ سمجھ لیں کہ 5-6 پہ بخار رہتا تھا. یعنی اس حد تک بعض اوقات مطلب 3-4 دن میں سو نہیں سکتا تھا. اور تو مجھے یہ تھا کہ میں بچوں گا نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم جو میں بولتا جاؤں اچھا لکھتے جانا، اور جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں. اور اس کو تو لیکن خدا کا شکر یہ ہوا کہ وہ 1.5 مہینے بعد میں ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ ریکور ہوا. بیچ میں آپ دیکھیں گے کہیں سے بہت تیزی سے میں گزرا ہوں. تو جب تیزی سے گزرا ہوں تو یہ وہ مہینہ ہے بیماری کا ہے، اور میں اس میں اس کو باقاعدہ لکھا. اب کیا ہے، بعض افسانہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ بس یا ناولسٹ کہ یہ تو جو اس کے جی میں آیا وہ لکھتا گیا ہوگا اور چیز بن گئی. بڑا آرٹ جو جی میں آیا یہ کام نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ آپ کا نظریاتی ہونا، باقاعدہ آپ کا آرٹسٹ ہونا، باقاعدہ آپ کا پیشن ہونا اس کے اندر شامل ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے یہ ہے کہ فکر کہ میں نے مطلب موت کتنا بڑا خوف ہے، اور میں خوف اس میں مبتلا ہو گاؤں کہ یہ نامکمل نہ رہ جائے. آپ اس چیز کو ایک عام چیز نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کسی تو صحیح ہے، بالکل اس میں بڑا ایک بڑا یہ آپ کی لگن ہے بہت زبردست. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے اپنا افسانہ پڑھا. اور کسی بھی تخلیق کار کے کام کو خود سے پڑھنا اس کا ایک الگ لطف ہے، اور خود اس تخلیق کار کی زبان سے سننا اس کی سحر انگیزی اور اس کا لطف الگ ہے. تو بہت خوبصورت تھا. ابھی زاہد اسلم نے بھی بات کی کہ آپ کے جو موضوعات ہیں اور جو کردار ہیں وہ آپ نے زیادہ تر قطب و جواد کے ماحول سے اخذ کیے ہیں اور اسے شامل کیے. آپ نے خود بھی ذکر کیا.
تو میرا سوال آپ کے افسانوں کی زبان پر ہے کہ اس میں بھی کئی ایسے الفاظ تراکیب ہمیں ملتی ہیں جو کہ کچھ مقامی بولیوں سے اخذ کی گئی. ویسے مجھے یاد ہے ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کلا بازی کی جگہ گھمالیاں کھانا. تو یہ کوئی آپ کی شعوری کاوش ہے یا اس میں بے ساختگی ہے کہ آپ اس طرح سے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا اور بہت ہی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس طرح کا سوال. دیکھیے، میں جب اپنے علاقے میں رہ رہا ہوں، اس کا کلچر بیان کر رہا ہوں، تو میں نے پہلے بیان کیا کہ لفظوں کے خاندان ہیں، لفظوں کے اپنے قوم قبیلے ہیں، لفظوں کی نفسیات ہے. آپ کالے کو گورے کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتے، کم از کم آپ نے پورا لفظ کو جو ہے وہ اس میں ریسزم کا آپ کو شکار ہونا پڑتا ہے، اس کی نفسیات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جب یہ لفظ یہ شہاب خلیفہ کے شک میں یہ مجھے یاد آیا کہ یہ لفظ استعمال کیا میں نے. یہ لفظ گھمالیاں، یہ بھمالیاں ہیں. آپ شاید وہ ہو گیا، یہ بھمالیاں ہیں. اب وہ ہوا یہ کہ وہ کتے دوڑ رہے ہیں اور خرگوش آگے ہیں، تو وہ خرگوش نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کتے جو ہیں وہ اوپر سے. اب ہم جو ہیں گاؤں میں پھر رہے ہیں اور گاؤں میں لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو بچے کے منہ میں آتا ہے وہ لفظ استعمال کر دیتا ہے. اور جب وہ بچہ یہ شکار دیکھ رہا ہے تو بھی بچہ تھا، تو وہ شکار بھی دیکھ رہا ہے، وہ لفظ استعمال ہوتے سن رہا ہے. اور میرے پاس اردو کے 2-3 لفظ تھے اس جگہ استعمال کرنے کے لیے. ایک تو لڑکھنیاں کھانا، دوسرا لفظ کلابازی کھانا، تیسرا لفظ ہے پلٹنیاں کھانا. تو اب میں نے یہ سوچا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ لڑکھنی جو ہے وہ اوپر سے نیچے، ڈھلوان سے نیچے کی طرف لڑکتا ہے. پلٹنی جب کیا جاتا ہے تو پلٹنی کوئی پلوان دوسرے کو دیتا ہے، خود دیتا ہے. اور تیسرا کیا تھا؟ کلابازی بازیگر کھاتا ہے، مطلب یہ کرتب ہے. یہ تو صحیح لفظ جو ہے اس جگہ پہ استعمال ہونے کے لیے اردو کے پاس نہیں. تو کیوں نہ میں اپنی زبان کا لفظ، پنجابی زبان کا لفظ جو ایک مقامی ایک بولی نے بنایا ہے، وہ اردو کے دامن میں جمع کر دوں، تو اس سے اردو کا دامن وسیع ہو اور میرے لیے بھی ایک مطلب ہو. تو اس طریقے سے میں نے مقامی لفظ، مقامی محاورے، بعض اوقات بہت سارے، مطلب ایک لفظ ہے میں نے وہ اس میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا، مجھے للکار رہا ہے، میں تو تمہاری دم کے ساتھ پیپا باندھ دوں گا. اب جو لفظ مطلب پیپا کیا ہے کہ وہ کھٹکتا بہت ہے، یعنی اس کی آواز بہت آتی ہے. تو پیپا باندھنا مطلب ایک میں تمہارا پوری طرح سے تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا کہ تمہارا جو ہے ڈڈورا پٹ جائے گا. اب ڈڈورا جو لفظ ہے وہ اردو کا لفظ ہے، لیکن اور جس کا کوئی روایت میں کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب کی روایت میں ڈنڈورے کا. تو پیپا باندھنا تو پورا ایک اردو کی پوری اس سینسبلٹی کو، پنجاب کی کو، اس معاشرت کی سینسبلٹی کو آپ کے ساتھ، اور لفظ کی خوبصورتی محاورے کی اپنی ہے، وہ اس میں مزید اضافہ کرتی ہے. تو اس کے اندر جو آسانی ہے، جو اس کے اندر جذبہ ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ایک دم آپ کو اچھا دیتی ہے یا خوبصورت. تو اس لحاظ سے میں نے بہت سارے لفظوں کو یہاں پہ وہ کیا ہے. اچھا، میں اپنی بات جو ہے نا تھوڑی سی واپس لیتے ہوئے کہ پنجاب کے حوالے سے، پنجابی کرداروں کے حوالے سے، یہاں کا جو ایک ثقافتی منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے بے شمار لکھنے والے ہیں. سب سے عمدہ تو ہمیں بلونت سنگھ نظر آتے ہیں، پھر جو بھی بڑا ہے، بیدی ہو، عبداللہ حسین ہو، کتنے نام ہیں، مثلا قاسمی صاحب ہیں. انہوں نے یہیں کی معاشرت، یہیں کے کردار، یہیں کے لوگ لیے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اس میں جو لفظ ہیں وہ اردو کے ہی ہوں اور ماحول اور کلچر جو ہے وہ پنجاب کا ہو. لیکن آپ نے اور کچھ اور لوگوں کے یہاں بھی یہ نظر آتا ہے کہ بالکل آپ تک نہیں ہے محدود یہ بات کہ وہ لفظ جب استعمال کیے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک کہانی میں شاید قائم دین میں، اور زبردست کہانی ہے، شاید اگر یہ وہ پڑھتے ہیں
हाँ, ये अगर पढ़ते तो बड़ी कमाल की वो कहानी थी। ये वाली भी कमाल है। हाँ उसमें ना जाहिद साहब की हमदर्दी है मौलवी के साथ, अंदर से मौलवी हैं। दो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए वो था इठाड़ और उताड़। हाँ अच्छा, उस कहानी के अंदर है। और मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई रहने वाला हो, दरिया के किनारे रहता हो, फरूख साहब इसको बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि एक इलाका होता है इठाड़ का और एक होता है उताड़ का। और उसमें तो हमारी जो लोक शायरी है उसमें भी बड़ा है कि ढा लगी दियाँ पूछो ना नू घर जिनांदे इठाड़, जी हाँ, कि जिनके घर दरिया के पेट में है उनसे पूछो कि जब सैलाब आता है तो क्या गुजरती है। और ये कहानी बिल्कुल जो क़यामुद्दीन की है। मैं ये पूछना चाहता था कि कभी आपके दिन में ये आया कि क्योंकि सारा कुछ पंजाबी है तो पंजाबी में भी लिखो? अच्छा देखिए, पिछले दिनों एक पंजाब के मशरक़ी पंजाब के एक दोस्त आए, उन्होंने कहा नातिक साहब पंजाबी में एक नावल लिखो, आपको $25,000 हम दे देंगे। मैं दिलवाऊँ। वो कोई कनाडा में तो तो आप जिस दिन लिखें आप पैसे पहले मुझसे ले लें, बाद में किताब की। अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम कहानियाँ, ये कुछ भी मैंने ना पैसे के लिए लिखा है ना मैंने किसी शोध के लिए लिखा है, और मेरा दिल किया कि मैं ये चीज़ें लिखूँ और शायद मुझे लिखने में मज़ा आता है। पंजाबी ज़ुबान की सच बताऊँ आपको, रीडेबिलिटी ज़ीरो है। पंजाबी ज़ुबान को पंजाबी नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। और आपके जो दानिशवर हैं, जितने अदीब हैं मुझे पंजाबी के मशहूर आप किताब तौबा किए रखते हैं, किताब से हाथ बांधे नहीं पढ़ते। ये बात है क्लियर का। मेरे जैसा एक नया नौजवान राइटर जो एक जज्बा है एक रहने का, और अच्छा पूरा उर्दू नावल, पूरी उर्दू मतलब शायरी मैंने उर्दू में पढ़ी, मतलब मैंने उर्दू ज़बान इस्तेमाल की। अब पहले दिन ही मैं पंजाबी, और मुझे पंजाबी की गंगाराम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द से, सुचेत के इर्द गिर्द से, मुझे वहाँ के इलाके से इधर उधर मुझे कोई बंदा ना पड़े ना जाने। तो सच बताऊँ कि मेरी ये भी किताबें नहीं छपनी मुझे ये भी किसी ने नहीं कहना था। अब ये दोनों किताबें पंजाबी में ट्रांसलेट हो चुकी है और हिंदुस्तान में इसी क़यामुद्दीन पर फिल्म बन रही है, ठीक है। उसका स्क्रिप्ट लिख के मैंने दे दिया, तो इंडिया वाले उस पर फिल्म बना रहे हैं। इन्हीं किताबों के 5 अफसाने इन 2 अफसाने पृथ्वी थिएटर मुंबई में स्टेज हो चुके हैं, और इन पर इधर चंडीगढ़ में वो फिल्में बना रहे हैं। बहुत खूब। अगर ये पंजाबी में लिखी होती तो उनको तो छोड़े, यहाँ के आपके वो थड़े नहीं चढ़ने देते। बहुत अच्छा, बहुत तो आप मुझसे क्या दिखाना करेंगे? पहले अपने देखिए आज पहले अपने पंजाबी अदब का माँ बोली का अब तो वो माँ बोली भी नहीं रही, यानी पंजाबी को पंजाबी कहें, माँ बोली तो आप उर्दू बोलती है माँ, और बड़े अरसे से बोल रही है, बहुत सी तो अंग्रेजी। तो इसको पहले तो इसकी रीडेबिलिटी पैदा करें कि कितनी है और कौन लोग पढ़ते हैं। तो मैं क्या बनता है कि आप असल में ना नातिक भाई, असल में जी आप एक बड़े लिखारी हैं, और हम जो पंजाबी वाले हैं ना, हमारी एक ये ख्वाहिश रहती है कि जो पंजाब के लोग हैं और बड़े लोग हैं और लिखारी हैं, तो वो अगर लिखेंगे कुछ ना कुछ पंजाबी में, तो उस पंजाबी का भला है ना। ये वो ठीक है, वो मैंने फैसला कर रखा है इस नुक्ते नजर से। मतलब मैंने ये सोच रखा है, मैं पहले भी कर रहा हूँ, मैं एक नावल मैंने सोचा हुआ है कि मैं वो पंजाबी में लिखूंगा, बिल्कुल, और बाद में उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। ऐसा ही ये भी मैंने तैयार कर रखा है दिमाग में। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए चूंकि काम बहुत सारा है, हाँ, अपने वो काम मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा, मैं किसी के कहने वहने पे मेरा वो है नहीं। डॉलर तो ले लीजिएगा, नहीं वो डॉलर लेने होते तो मैं 6 महीने में 3 महीने में लेके उनको दे देता। डॉलर का तो मसला ही नहीं है। तो खुदा ने जितनी इज्जत दी है मुझे, डॉलर को बगैर दी है। मतलब अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में साइकिल पे जाता हूँ, पूछना है साइकिल मेरी बाहर खड़ी हो, साइकिल पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ, साइकिल पे आता हूँ। तो वो गुलाब साहब आपको तो पता ही है, वो
तरह का हमारा कोई है ही नहीं। मानो जो बात मैं कर रहा था निज़ामी साहब ने बिल्कुल वही जो मैं जी फातिमा। तो इसी के तसलसल में इन्होंने एक बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी है। उस मौजू पर हमने बात नहीं की, ये बहुत अच्छे नकाद भी हैं और फेसबुक पर बिल्कुल इनकी वो तहरीरें नज़र से गुजरती हैं। अफजल साहिर एक बहुत मौजूदा दौर के अच्छे शायर हैं, इन्होंने उन पर एक तहरीर लिखी है। तो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई इत्तेफाक से, क्योंकि वो मेरे बहनोई हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि वो आ रहे हैं, तो बड़े दिल से उन्होंने आपकी तारीफ की, तमाम काम की। तो यानी पंजाबी भी आपके काम को बहुत सराहते हैं और पढ़ते हैं। नहीं, मैंने उनकी पूरी पंजाबी शायरी पे एक पूरा मजमून लिखा है। अच्छा, मेरा सवाल आपका एक अफसाना है शाह मोहम्मद का तांगा उस मजमू में, दिल्ली का मुरक्का। और ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद है वो अफसाना, और उसका जो उसलूब है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी अफसानों से, उसकी ज़बान, उसकी डिक्शन। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि उसकी इंस्पिरेशन आपको, मतलब आपने जिस तरह से दिल्ली शहर की बात की है, उसकी तहजीब की बात की है, कोई आपकी ख़ास ज़ाती वाबस्तगी है या आपने दिल्ली का सफ़र किया और वहाँ लिखा, क्या उसकी मुहर्रिक क्या हुआ उस अफसाने? उसके 2-3 मुहर्रिकात हैं। अव्वल तो ये है कि हमारे यहाँ ये एक रवायत है, अगर आप कोई एक चीज़ लिख रहे हैं या एक तरफ का काम कर रहे हैं तो पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे उठते हैं, वो कहते हैं ये तो बड़वा यही का है, इसको तो और कुछ चीज़ आती ही नहीं, ये कर ही नहीं सकता वरना कर सकता। तो बंदे के अंदर भी थोड़ी सी कोई गरज होती है तो वो कहता है कि आओ भाई मैं करके दिखाता हूँ, आप इस जैसा कर दो। अच्छा, तो लोगों में ये बात, और ज़ाहिर साहब भी और ये सारे जानते हैं उर्दू स्पीकर में बहुत सारे लोग, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब आपकी तरफ इशारा किए, प्रोफेसर नाकाल और वो सारे लोग ये तस्वर किए बैठे थे कि नाटक उर्दू, वो जो असल उर्दू है, जो गंगा जमनी बोली है, वो जिस पर हमें मान है कि वो सिर्फ इंतज़ार साहब लिख सकते थे, वो नैयर मसूद लिख सकता है, वो तो नाटक बेचारे से क्या लिखी जाएगी। एक तो मैंने उसका जवाब इसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं चूँकि दिल्ली और लखनऊ और पूरी जितनी आप देखेंगे कि मुरक्के जितने लिखे गए हैं या तहजीबी लोगों की शख्सियात पर जो लिखा गया है वो दिल्ली और लखनऊ वालों ने लिखा है। माज़रत के साथ लाहौरियों ने कभी नहीं लिखा, लाहौरियों ने कभी किसी का मुरक्का, खुद लाहौर का मुरक्का नहीं लिखा। अब मैंने लिखने शुरू किए और कुछ फेसबुक पर किए हैं, उनका लाहौर का मेरा 150-200 पेज आ चुका है और मैं उनकी किताब भी लेके आऊँगा। मैंने वो मुरक्के शुरू किए। तो मुरक्के जो होते हैं और शख्सियत और तहजीब जो होती है वो उसकी दिल्ली की जब मैं लिखूँगा तो उसकी ज़बान भी अगर मैं वैसी ना कर सकूँ तो ये नाइंसाफ़ी थी। दिल्ली में मैं काफ़ी दफ़ा गया, दिल्ली को देखा। आप देखिए कि मैंने पैदल दिल्ली, पुरानी दिल्ली में मैंने 6 दिन में कम से कम भी 200 किलोमीटर सफ़र किया होगा पैदल। और मेरे उधर दोस्त थे, उन्होंने गाड़ी दी, ड्राइवर दिए कि आप जिधर मर्जी। मैं ड्राइवर को कह देता था कि यार रुको मैं यहाँ से आता हूँ, वो बेचारा शाम तक जनाब उधर होता था। और तो उस दूसरे तीसरे दिन उसने अपने मालिक से कहा कि ये बंदा तो गाड़ी वाड़ी तो आपने कहा मुझे फिट किया हुआ ऐसे। तो मैंने दिल्ली को बाकायदा, और मज़े की बात यह है कि बग़ैर किसी पूछे उन जगहों पे पहुंचा जिन जगहों को पर मैंने जाना था, सिर्फ वो मुरक्के पढ़ के फरदुल्ला बेग के, हसन नज़ामी के या जितने भी दिल्ली वालों ने लिखे हुए थे। और वो मज़े की बात यह है कि वो ऐसे लिखते कि इस गली से ऐसे गए तो वो ऐसे जाएंगे तो फलां का मकान आएगा, ऐसे जाएंगे तो ये, तो उन गलियों में पहुंचा। ये उसका नतीजा है। तो चूँकि मैं, अब एक और ज़माना था, उसमें ज़माने में मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं ना ज़ौक़ को मिल सकता था ना मीर साहब को मिल सकता था। फिर मैंने ये किया कि मैंने अपना एक नया तमाशा किया कि मैं ख्वाब में चला गया। तो फिर वो मीर साहब से और सौदा से जो मुलाकात है, और वो मैंने अगर कहेंगे तो मैं एक टुकड़ा पढ़ दूँगा, तो वो मैंने उसी ज़बान में लिखी है। अगर कहते हैं तो मैं आपको
चांदनी चौक बाजार की नहर 1.5 हाथ गहरी और 6 हाथ चौड़ी होती थी और इसके गिर्द 2 रोया घने सायादार दरख्त थे। बाद में नहर कम ज़्यादा होती रही और दरख्त कटते और लगते रहे। इस शहर की ज़्यादा इमारतें पत्थर ही की थी और ख़ास चांदनी चौक बाजार के साथ साथ जो मकानात थे वो सब के सब भी पत्थर के और सफ़ेद रंग के थे, जिनमें ईरानी और तुर्क उमरा रहते थे। किसी दूसरे को इस शाही बाजार में सुकूनत करने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ लोग दूसरे और छोटे कूचों में रहते थे और सवाए हाथी और घोड़े के दूसरी सवारी चांदनी चौक वाले बाजार में नहीं चल सकती थी। हाँ, पैदल की और बात थी। पूरे शहर में पीपल, बरगद, नीम, शहतूत और बेरियों के बेशुमार दरख्त थे, जिनके दरमियान शहर की इमारतें छुपी छुपी थी। शहर में हज़ारों तकिए और शहतूतों के बाग भी थे, जिनमें भंग पीने वाले और दरवेश हर वक्त बसेरा किए बैठे रहते। अक्सर उलमा, शायर और दरबारी पहले पहल इसी बाजार की जीनत बने। बाद में जब ज़माना आगे फैलता गया तो ये लोग भी पूरे शहर में फैलते गए। फिर तो दिल्ली के सब कूचे इसी तरह के हो गए थे। दोस्तों, हमारे आपके मीर साहब यूं ही तो नहीं फरमा गए थे, दिल्ली के न थे कूचे और आज मुसव्वत शुरू, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। लो देख लो, सफ़ेद सुर्ख पत्थरों से तिरछी हुई इमारतों के साथ साथ जामा मस्जिद दिल्ली, मस्जिद फतेहपुरी, कई सौ हवेलियाँ, कटड़े और सराएँ शामिल थीं, जो आज आप और हम इन तस्वीरों में तो देख सकते हैं और ख्वाब के कदमों में इसके कूचों में चल फिर सकते हैं, मगर मादी जिस्मों से इनमें चलने फिरने की हमें ना इजाज़त है और ना ही कुदरत कि वो ज़माना उनका था, हमारा नहीं। इसलिए आप इन कूचों को ना तलाश कीजिए कि आपको ना तो आप ये दिल्ली मिलेगी और ना ये औराकी मुसव्वर वाले मीर साहब के कूचे। हाँ, एक रात मैंने ख्वाब की आंखों से देखा कि एक दफ़ा मीर साहब राजा जुगल किश्वर की मुसाहबत में बहुत दिन दिल्ली से बाहर रहे थे और अभी अभी शहर में फिरे थे। इसी आलम में बैरम खान के तराहे से ज़रा पहले चांदनी चौक बाजार की तरफ से पीपलों के साए साए जामा मस्जिद को जा निकले। वहीं चंद लम्हे मस्जिद के पहलू में सरमत की कब्र की सहार लेकर बैठे और उसके हक में दुआ की तो शेर गुनगुनाए और उठ गए। अब क्या था, शहर में पल की पल धूम लग गई कि मीर साहब दिल्ली लौट आए और अभी नजफ खान की हवेली की तरफ गए। इस खुदाई आवाज़े का बुलंद होना था कि शाहजहानाबाद में एक जश्न दौड़ा। तक ये बस्ती आफ्ताब नेज़ा तक ये खबर बस्ती नज़ामुद्दीन, महरोली, कोटला फरोज और तुगलकाबाद तक उड़ गई। काबे और कुफली वालों की सराएं तरंग में आईं। शुरफाए शहर से लेकर शोधों तक की ज़बानें मौजू होने लगीं। सब शायर, बांके और सफनवर चले मीर साहब की तरफ उनकी ज़ियारत करने। कुछ ही देर में यकीन, फुगान, ज़िया, कायम, सोज, हसन, मिर्ज़ा, मदर, गरज किस किस का नाम लूँ, सब गिरद जमा हो गए। इतने में मिर्ज़ा रफ़ी को भी इत्तला हुई। वो अगरचे खुद भी आग का मिजाज रखते थे और मीर साहब से किसी तरह भी कम नहीं थे। अलावा इन बातों के साल खुर्दा भी थे, लेकिन सफ़र में मुंसफी का पेशा करते थे और मीर के मरतबे से वाकिफ़ थे। चुनाचे उनकी आमद की खबर उठते ही मुलाजिम गुंचा को माँ कलमदान साथ लिया और मिलने को चले। सबाही ज़्यादा थे, इस वजह से बजाय हाथी या पालकी के घोड़े पर सवार हुए गए। खुद घोड़े पर बैठे चले जाते थे और गुंचा कलमदान लिए घोड़े के पीछे पीछे भागता जाता था। जवान लड़का था, वरना इस गर्मी में कुछ उम्र निकल जाता। उन दिनों महीना हाड़ का था और धूप और गर्मी के गुबार दिल्ली के सर पर चढ़े थे। जुबान से हल्क की राह सांस में खुश्क हो जाती थी। चुनाचे चांदनी चौक में थोड़ी देर रुककर नहर से अपने घोड़े को पानी पिलाया, जो चांदनी चौक बाजार के बीचों बीच हर वक्त बहती थी, और उसी नहर से सब डेली वाले अपने जानों को भी पानी पिलाते थे और ख़ुद भी पीते थे। मिर्ज़ा साहब पीपल की छाँव की ज़मीन लेकर रुके। वहीं एक अत्तार के इसरार पर उसकी दुकान की चौकी की सहार लेकर राहत ली और संदल की शरबत का कटोरा पिया। पास अत्तार का लौड़ा मरवारीद और गाँव जुबान को मिलाकर कुंडे में फटक रहा था। अत्तार ने हुक्म दिया, बेटा जरी मिर्ज़ा साहब के पट्टे दबा दो। लड़के ने वालिद की बात पर कुंडा वहीं रखा और मिर्ज़ा के कांधे दबाने लगा। गुंचा भी पास खड़ा देखता था। अत्तार ने एक कटोरा शरबत का उसे भी पीने को दिया। 2 पल के बाद मिर्ज़ा ने लड़के को तहसीन की और कहा, बस मियाँ, खुदा जवानी का भला करे, और 10 कोड़ियाँ अत्तार के हाथ थमा दी। फिर उठे, पेश कब्ज़ को दुरुस्त किया और आगे चलने को तैयार हो गए। बाग को हाथ में लेकर और रकाब में पाँव लेकर अभी घोड़े पर बैठने ही लगे थे, उधर से मीर दर्द की सवारी को आते देखा कि इर्द गिर्द 2 पल्ली टोपियाँ सरों पर रखे मरीजों के परे जमे चले जाते हैं। पालकी के सवारी पास आकर रुक गई। सलाम दुआ हुई। मिजाज पुरसी के बाद मिर्ज़ा साहब बोले, हजरत आज खानकाह से कैसे कदम बाहर निकाला हुआ? फिर हंस कर कहा, खैर से जिंदों के जनाजे चलना सुना था, देखा आज है। ये साथ कफन पहने
जहन्नमी फरिश्तों का गौले बियाबानी और हम रिकाब गुनहगारों की शबीहाय शैतानी लिए बरदत की तरफ कूच है, या जिक्र हूँ से नई मोहल्ले तराज करने की सोच है। मीर दर्द सौदा के साथ गुंचा गुमा कलमदान देख रहे थे और उनके आतशी मिजाज से वाकिफ खूब थे और हिजब की तेगे तेज से मरूब थे, इसलिए त्योरी चढ़ाकर आग होने की बजाय हंस दिए और बोले, मिर्जा साहब हम कहाँ के जिंदा हैं, 4 पहर के लिए दुनिया देखने आए हैं, देख कर चले जाएंगे। ये सुनकर सौदा ने एक नौकीला जुमला और फेंका, हुजूर ऐसा न कहिए, दुनिया से आपको ऐसा भी बेनियाजी का इलाका नहीं, यूँ कहिए तसव्वुफ के हिजाब में खानकाह के लौंडे ताकने आए हैं। मिर्जा की बात सुनकर मीर दर्द एकदम भीग ही तो गए। बोले, मिर्जा साहब आहिस्ता मरीजैन के हल्के में खड़े हैं, खैर आप सुनाइए, हम तो अभी मीर मोहम्मद तकी को देखने चले हैं, सुना है कल ही तशरीफ़ लाए हैं और नजब खान की हवेली में उतरे हैं। आह भरकर उनका अपना मकान तो कब का ज़माने की खराबी से बर्बाद हो चुका, अब अपनी ही दिल्ली में मेहमान बन के ठिकाना करते हैं। मिर्जा ने कहा, चलिए मेरा भी उधर ही का है, चूँकि घोड़े पर थे इसलिए दर्द से पहले पहुँचे। मीर साहब के ड्योढ़ी में बैठे पेशवान का धुआं उठा रहे थे। पेशवान की नए के धाने पर चांदी की नक्शुदा पतरी चढ़ी थी और पानी का तुम्बा कुल घड़े भर का होगा। पास 8-10 बूढ़े पड़े थे और उससे आगे सफ़ेद चांदी का फर्श बिछा था। मीर साहब उस वक्त सफ़ेद मलमल के लिबास में अच्छे खासे लग रहे थे। 8 भर का कुर्ता और इतनी ही फैलाव की चादर थी, सर पर 2 पल्ली टोपी जिसका अगला कोना माथे की तरफ झुका हुआ और पाँव में कानपुरी चमड़े के नर्म जूते थे। एक हाथ में सब्ज रेशम की जरेब थी। ड्योढ़ी में कुछ और लोग भी थे। ये दिल्ली के उमरा और सफल पेशा अहबाब थे जो मीर साहब के अदब में बिल्कुल साकित और खामोश थे, गोया सरों पर परिंदे बैठे हों। नजब खान खुद तो मौजूद न थे मगर उसके मुलाजिम मेहमानों की शरबत से तवाज़ु कर रहे थे। सबको यही तवक्को थी कि आज हजरत कुछ न कुछ अरशाद फरमाएंगे और वो उनकी नई गज़ल के मोती झोलियों में डाल के ले जाएंगे, मगर इधर लब तक नहीं हिल रहे थे। इतने में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा आ गए। उनके घोड़े की बाग फ़ौरन एक नौकर ने पकड़ ली और हवेली के पहलू के थान में ले गया। मिर्ज़ा साहब को देखते ही मीर साहब पहली बार अपनी निशिस्त से उठे और मिर्ज़ा को गले लगाया। अहबाब ने इस बात को नेक शुगून जाना और मिर्ज़ा की आमद को मुबारक कदम समझा। बारे हाल अहवाल के बाद गुफ्तगू चली और बहुत बातें हुई, लेकिन मीर साहब हस्बे मामूल कम ही बोले। अभी यहाँ बातें हो ही रही थी कि ख्वाजा मीर दर्दान पहुँचे। उनकी दरवेशी का रोग मीर साहब पर तो खैर क्या जमता, अलबत्ता बैठे हुए अहबाब ताज़ीम को उठ खड़े हुए और आदाब व तस्लीमात के बाद अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। अब ड्योढ़ी में कोई खाली जगह नहीं बची थी। मिर्ज़ा और दर्द भी मौजूद थे, इसलिए हो नहीं सकता था कि मीर साहब को अब बग़ैर गज़ल सुनाए बनती। कोई पैर भर की मुलाकात और मुसाहिब सफ़र के बयान के बाद मीर साहब गज़ल सुनाने पर राज़ी हो ही गए। गज़ल भी बिल्कुल नहीं कही थी। इधर उन्होंने पेशवान की नए एक तरफ की, उधर सब लोग हमादन गोश हो गए। मीर साहब गोया हुए, साहिबो क्या कहूँ, ज़माने ने मीर अब्दुल हई तावा की जुदाई का दाग दिया। कई दिन से उसी की रोशनी में आंखें जाग रही हैं और इसी ताज़ा ज़ख्म में एक गज़ल कहलवाई है। आप भी सुन लीजिए। फिर ये गज़ल पढ़ना शुरू की। अब गज़ल के 4-5 शेर मैं 2 पढ़ देता हूँ। कभी दिन सलूक बेदाग का मेरे दर पे दिलेदार था, कबू दर्द था, कबू दाग था, कबू ज़ख्म था, कबू बार था। दमे सुबह में खुश जहाँ शबे गम से कम न थे मेहरबान, के चिराग था सो तो दूध था, जो पतंग था सो गुबार था। और जो निगाह की भी पलक उठा तो हमारे दिल से लहू बहा, कि वहीं वो नाव के बेखता किसी के कलेजे के पार था। ये तुम्हारी इन दिनों दोस्ता मजा जिसके गम में है पूछका, वही आफ्ते दिले आज का किसी वक्त हम से भी यार था। नहीं ताज़ा दिल की शिकस्तगी यही दर्द था, यही खस्तगी, उसे जब से शौक़ शिकार था, इसे ज़ख्म से सरूकार था। कबू जाएगी जो उधर से बात ये कहिए उससे कि बेवफा, मगर एक मीरे शिकस्त वफा तेरे बारे ताज़ा। गज़ल का हरफ बता रहा था। मीर साहब तावा के गम में भूले बैठे, ऐसी बेपनाह रिक्कत के साथ ये एकदम आपदीदा हो गए। किसी को वाह कहने की भी ताकत न रही। कुछ लम्हों के लिए वक्त को भी चुप लग गई थी। अभी यहाँ तो ये सूरत थी कि उसी वक्त बैरम खां के तराहे की तरफ से नक्कारा बिकने की आवाज़ गूंजी। गालिबन बादशाह की सवारी निकली थी। खुदा जाने ये किस तरह का नक्कारा था कि इसी के शोर से मेरी आँख खुल गई। हाय क्या अच्छा ख्वाब था, काश ये बादशाही नक्कारा न बजता और मैं वहीं रह जाता।
क्या कहें? जी बहुत सी बातें हुई और बहुत सी बातें हमने सुनी भी और बहुत सी चीज़ें आपके ज़हन में आई होंगी। तो आप भी कोई नातिक साहब से कोई बात करना चाहें, कोई आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्पेशली फीमेल्स हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा मसला मर्द तो नहीं खामोश नहीं है। होते। मैं एक क्वेश्चन करूँगी जी जी। कि आपको पाकिस्तानी राइटर्स में से किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? पंजाबी, उर्दू, कोई भी, आप जिंदों में से पूछ रही हैं? कोई भी नाम ले लो। दिलेर होके बताएं। आजकल जिंदा नहीं है लोग राइटर्स। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए, मैं दो तरह के राइटर्स से, एक तो नसर के लिखने वाले, और नसर में भी एक फिक्शन के लिखने वाले हैं, और एक इसी तरह के जो मरक्के लिखते हैं या उर्दू नसर लिखते हैं। तो मैं जिनसे पाकिस्तान में जिनसे मुतासर हुआ हूँ, या जिनको मुझे अच्छा लगा जिनको पढ़ के, तो उनमें से आप ये समझें, एक तो शौकत सदीकी साहब थे, और दूसरे असलम फारूकी साहब थे। वो बहुत अच्छा लिखते थे फिक्शन। शौकत सदीकी साहब का मुझे बेहतर लगा। तो बाकी ये समझ लें कि बस आप मुझे खपते अजमत का शिकार समझ। शाह साहब के अफसाने, अपना वो कुदरतन पास बैठे हैं, इनके अफसाने मैं हैरान था कि इन्होंने कैसे लिखे, क्योंकि इनका अदब अदीबों से कोई लेना देना नहीं था। फीसद है इनके बाद अफसाने मुझे बहुत 4-5 अफसाने तो बेतहाशा अच्छे हैं और बड़े दर्जे पर रखे जा सकते हैं। तो चमगादड़ है, शाहपुरज है, और इसी तरह से इनका जॉगिंग ट्रैक। तो बाकी बहुत सारे लोग अच्छे भी लगते हैं, शायरी में तो बहुत ज़्यादा लोग अच्छे लगे हैं। तो ये जिनके बड़े मारूफ नाम हैं वो मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। मतलब ताड़ मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, अतर बेग मुझे नहीं अच्छा लगा। इसी तरीके से तो बाकी क्लासिक में मुझे बहुत अच्छा लगा मिर्ज़ा रफ़ी, क्या हादी रुस्ताक का नावल मुझे बहुत अच्छा लगा। रौजान हनीस अशफाक के जो नावल आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। फारूकी साहब के नावल कई चांद थे सरे आसमां, बहुत उनका ना कब्ज़े ज़मां का बड़ा है। अच्छा, एक बात मैं कहूँ, उर्दू लिखना या उर्दू में फिक्शन लिखना हिंदुस्तान वालों ने बहुत अच्छा लिखा, और माज़ के साथ तक़सीम के बाद शायरी बहुत बुरी की है उन्होंने। यानी उनके यहाँ शायरी बिल्कुल नहीं अच्छी हो गई। नसर उन्होंने अच्छी लिखी है, और हमारे यहाँ तो नसर बहुत वो उस तरीके से नहीं लिखी है मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी तो शायरी में हमने बहुत काम किया और बहुत अच्छे शायर पैदा किए। जी जो बना रही है सवाल वो करें। तो सर, तो मैंने आपकी 2 स्टोरीज पढ़ी हैं, और उसमें ना मुझे जो मैंने अंदाज़ा लगाया, कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हर चीज़ की कोई छोटी छोटी कोई चीज़ें बातें होती हैं, ये कैरेक्टर बहुत डिस्टिंक्ट आपके सामने। मैंने जो मौलवी साहब जो थे अभी आपने, उनके भी काफ़ी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। तो जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं, मेरा बस एक सवाल है कि जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं तो पहले ऐसे लग रहा होता है कि एक कैरेक्टर है और उसके साथ स्टोरी मतलब चल रही है, या उसके साथ कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं होता है कि एक स्टोरी है और उसमें एक कैरेक्टर आया है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें पहले कैरेक्टर आया कि पहले स्टोरी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जब तख्लीकार कोई चीज़ करता है या काम करता है या लिखता है, तो आपके दिल के अंदर उसने कुछ मोहब्बत पैदा करनी होती है उस स्टोरी के मतलब, उस तहरीर के मवाद के मतलब। अगर वो राइटर या तहरीरकार मोहब्बत आपके अंदर नहीं जमा कर सकता तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता आपको पढ़वाने में, आपकी रीडेबिलिटी में इजाफा करने में, या उसके अंदर आपकी दिलचस्पी पैदा करने में।
वो दो तरीक़ों से, या उस जगह का मंजरनामा मुजस्सम कर दो, यानी उसको आपकी आंखों के सामने वो तहजीब, वो मंजर, जैसे आपने ये तहजीब का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, उसको मुजस्सम करके इंसान बना के, इंसान की तरह का बना के, यानी वो एक शहर का जिक्र कर रहा है तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये शहर तो कोई इंसान है, या तो उसको करेक्टराइज ऐसा कर दे कि वो किरदार बन जाए, या अगर वो स्टोरी के अंदर करेक्टर है, किरदार है, तो वो इतना आपके अंदर चला जाए कि आप उससे जान छुड़ाना आपकी मुश्किल हो जाए। मैं कराची में था तो एक खातून उठकर रोने लगी, चीखें मारने लगी, और मेरे ऐसा था कि वो लड़ने लगी कि आपने ये 9 की कोट विलियम, आपने इसके साथ ये क्या किया है। और मेरी बेटी भी सोई थी, मैं रोती रही। मैंने कहा बीबी अगर आप ना रोती तो मैं रोता, आखिर मेरा काम नहीं होता। तो ये सब इसीलिए तो किया है कि आपके अंदर उस कैरेक्टर की मोहब्बत जमा हो जाए, तो दोनों में से एक ने तो रोना था। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे कैरेक्टर जो होते हैं वो इसलिए उसको मरकजियत हासिल हो जाती है कि आपकी उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। अब ये मैं कैसे करता हूँ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लफ्ज़ का ये एक अता होती है, लफ्ज़ की, वो मैंने पहले आपको किया कि वो तो उसमें कैरेक्टर जो होता है। अच्छा, ये भी एक अलग बात है, बात लोग होते हैं सलानगार, उनके कैरेक्टर जब वो बना रहे होते हैं साफ नजर आ रहा होता है कि ये इसका विलन चल रहा है और ये इसका हीरो चल रहा है, और वो हीरो के साथ खुद खड़ा हो जाता है जबकि डाल के, यानी राइटर, और विलन के साथ खुद दुश्मनी शुरू कर देता है, यानी फैसला पहले ही वो कर देता है। अब वो जब सारा कुछ खुद कर रहा होता है तो कारी जो है वो बेचारा चुप करके बैठ जाता है, उसको पता होता है कि इसने क्या करना है। उसका राइटर के लिए दोनों किरदार जो हैं, दोनों कैरेक्टर एक ही तरह की मोहब्बत के मुस्तहिक। वो उनसे दुश्मनी करेगा, किसी से भी दुश्मनी करेगा तो वो मारा जाएगा, मतलब किसी से दोस्ती करेगा तो मारा जाएगा। उसके लिए दोनों, मैं दिल्ली में था तो 12 फरूकी साहिबा, उसने कहा कि नाज़िम साहब ये उसने कहा कि आप बात अपने किरदारों को इतना तनहा छोड़ देते हैं कि पढ़ता हुआ इंसान या पढ़ने वाला इंसान बिलबला उठता है कि ये कहाँ गया राइटर, थोड़ा सा भी साथ नहीं दे रहा। तो उसमें मेरा ये कहना था, मैंने कहा आपा जी बात ये है कि अगर मैं साथ देता उसका तो आज आप ये बात ना कहती। मैं जब उसकी ज़िंदगी में उसके साथ नहीं था तो आपने कागज़ पे उसके साथ क्यों हूँ। मेरा एक अफसाना है नरीना औलाद, तो उसमें वो नाई है, वो काना है, लंगड़ा है और वो गरीब है, उसको पूछने वाला भी नहीं है। बच्चे उसके साथ मजाक करते हैं, काना टाइम पीस दे के ताने मार के रोड़े भी मारना शुरू कर देते हैं, वो बीमार हो जाता है। अच्छा, वो राइटर का पड़ोसी है राइटर, तो वो बच्चा कहता है कि पता नहीं उसको जब बीमार होता था कौन दवा दारू देता था। मैंने तो कभी नहीं पूछा उसको, तो ना हमने कभी उसको चाय पिलाई ना कभी। अगर यहाँ पे कोई और होता, यकीनन वो ये करता कि मैं सुबह उठता था और मैं उस नाई के पास जाता था, उसको चाय पिलाता था और उसके जनाब कहता था ये दवाई दे के आया हूँ। क्यों कि राइटर के यहाँ मुसीबत ये बन गई है कि वो अफसाने में या नावल में खुद हीरो बन के खड़े हो जाते हैं और अब उस कारी की हमदर्दियाँ खुद समेट लेना चाहते हैं। ये इंतहा दर्जे की उनकी गलतफहमी होती है। वो इससे ये करते हैं कि ना हमदर्दियाँ उसके कैरेक्टर के साथ रह जाती हैं, ना उसके राइटर के साथ रह जाती हैं। आपका कैरेक्टर जो है वो हीरो है, आप हीरो नहीं। आप एक आम इंसान हैं, आप उसके साथ डील करें जैसे आप इंसान हैं। तो मैंने उस नाई के साथ खुद हीरो बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा हीरो वो है, मैं उसको पेंट कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ उसकी ज़िंदगी में दखल देने वाला और उसकी हमदर्दियाँ कायम करने वाला। मैं जैसा है वो उसको मैं पेंट करना चाहता हूँ। दूसरी एक और बात होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि कारी को बेजारी की हद तक डिप्रेशन का शिकार न करूँ। यानी बाज़ राइटर्स का ये ख्याल होता है कि कारी को जितना डिप्रेशन में ले जाओ उतना तुम्हारा आर्ट बड़े काम का है। ये भी बहुत बड़ी गलत है। जिंदगी निरा डिप्रेशन नहीं है, जिंदगी एक नशात और एक तरफ और एक हल्की फुल्की मुसीबत की एक हम आहंगी और मिजाज से बनी।
तो आप उसको वैसे ही दिखाएं जैसी वो होनी चाहिए। आप महातीर मोहम्मद खान न बने, वो फैसले करें। जी बहुत ज़बरदस्त मुकालमा रहा हमारा। हमारे अहद में जो हमारे हम असर लिखने वाले हैं उनमें नातिक न सिर्फ बहुत अच्छा लिखा बल्कि पजीराई भी हुई और लोगों ने उस पर भी लिखा, और आप भी लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और बल्कि ये जो इनका किरदार है नौलखी कोठी का, शाह साहब मैनू वैसे लगता था कि वो मैं माड़े वाले देखा है विलियम कई बार, शायद तुम भी देखे हो, देखा से। हाँ, तो ये किरदार जो है वो जिंदा किरदार हैं और उनके साथ एक तारीख वाबस्ता थी जिसको इन्होंने अपने नावलों का और कहानियों का मौजूद बनाया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, आपका बहुत शुक्रिया, हल्का दानिश वालों का बहुत शुक्रिया, और इस तरह का हम प्रोग्राम आइंदा भी करते हैं।